यानी जो व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को प्रॉपर्टी समझ रहा है, खाली प्लॉट कह रहा है, हमारी महिलाएं उसकी बात को सुनकर ताली बजा रही हैं, हंस रही है। क्या सीख रही है वो? क्या महिला प्रॉपर्टी है? अरे बताइए, अगर महिला ना हो तो क्या प्रकृति बचेगी? इस प्रकृति की जननी है महिला, हमारी बहन है महिला, हमारी बेटी है महिला, हमारी पत्नी है महिला, हमारी जन्मदाता है महिला। महिला है तो हम हैं। धर्मेंद्र प्रधान उस मंदिर में गए और अंदर मंदिर की मूर्ति को छू रहे हैं। उसी के अंदर देश के रेल मंत्री अश्विनी जी भी गए, वो मूर्ति को छू रहे हैं। और उसी देश के अंदर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे समाज का गौरव, आदिवासी समाज की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक उसी मंदिर में गई और उसको बाहर रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। जब हमने इस मुद्दे को उठाया, ये शर्मनाक है, जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उस मंदिर के पुजारी कहते हैं, जिसको हम वर्ण करते हैं, मंदिर में केवल उसको जाने की इजाजत है, हमने राष्ट्रपति जी को वर्ण नहीं किया, इसलिए हमने उसको जाने नहीं दिया। आज मुझे बेहद खुशी है कि मुझे पहली बार किसी ऐसी जगह पर बोलने का मौका मिल रहा है जहां मीणा समाज के, या ये कहूं आदिवासी समाज के लोग ज़्यादातर मेजोरिटी में हैं। वैसे तो यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी समाज के लोग हैं, लेकिन मेजोरिटी में यहाँ आदिवासी लोग हैं। तो ये मौका मुझे मिला और मैं इस मौके को किसी कीमत पर चूकना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे देश में मैं जा रहा हूँ और जाने का कारण सिर्फ एक है कि मैं लोगों को सच का आईना दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी भी इतिहास बना नहीं सकते। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जल, जंगल, जमीन, पर्वत, ये सारे प्राकृतिक संसाधन जो अरबों खरबों रुपया पैदा करते हैं, क्या वो कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है? माँ के पेट से लेकर तो पैदा नहीं हुआ। तो फिर कुछ ही लोग उनके पट्टेदार क्यों हैं? उन्हीं के नाम पे वो जमीनें क्यों हैं? सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग लोग के लोगों का हिस्सा कहाँ है? इसका कारण अगर जानना है तो आपको मनुस्मृति पढ़नी होगी। वो मनुस्मृति जिस मनु महाराज की मूर्ति आपके राजस्थान हाईकोर्ट में स्थापित की गई है, और वहां के न्यायाधीशों ने, किसी ने भी इस बात का विरोध करके ये कहने की बजाय कि देश का शासन, देश का कानून, देश के न्यायालय, देश की जुडिशरी, देश की कार्यपालिका, देश का लेजिस्लेटर, सब कुछ भारत के संविधान के हिसाब से चल रहा है। अगर मूर्ति इस कोर्ट के प्रांगण में लगनी चाहिए थी तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लगनी चाहिए थी। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सच जानते नहीं और आपको ऐसे धर्म के मामलों में सम्मिलित कर दिया, ऐसी चीजों में आपके दिमाग पर एक ऐसी पट्टी बांध दी जो आपकी आंखों को बंद करती है, जो आपके दिमाग पे ताला लगाती है, और वो जो पढ़ाना चाहते हैं वो ही पढ़ते हो। तो इधर पुरुष तो आ गए यहाँ, वो तो सुन रहे हैं मेरी बात, और उधर आपके बगल में, गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में कोई कथावाचक आया है। वो कथावाचक आपके मन में घृणा पैदा कर रहा है, वो कथावाचक इंसान में भेद पैदा कर रहा है। तो आपकी पड़ोसन आएगी और वो कहेगी कि वहां कथावाचक आया है, चलो कथा सुनने चलते हैं। वहां पर माता की चौकी लगी है, चलो वहां चलते हैं। वहां पे जागरण है, चलो वहां पे चलते हैं। तो हमारा पुरुष तो आकर यहाँ भाषण दे रहा है या भाषण सुन रहा है, और हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे बच्चे वह कथावाचक की कथा सुन रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद उसमें मिला के, चीनी में घोल के हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को, हमारी माँ को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को पिलाया जा रहा है। तो व्यवस्था किसकी मजबूत होगी? हमारी होगी जो यहाँ भाषण दे रहे हैं और सुन रहे हैं, या उनकी होगी जो कथा में पूरा चाशनी में मिलाकर अपना धर्म पिला रहे हैं? व्यवस्था उनकी पनपेगी ना। तो
तो व्यवस्था उनकी पनप रही है। ये आपने सुना होगा, 10 दिन पुरानी बात है, एक लफंगा सा लड़का है, हो सकता है वो इस बात को सुन के मेरे ऊपर केस डालते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल भी जाने को तैयार हूं और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए मरने को भी तैयार हूं। वो एक छोटा सा लड़का 22-23 साल का, उसने अभी प्रोविजन किया दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर किया, नोएडा के अंदर किया, और उसके पंडाल में भीड़ है, हजारों लोग हैं, हजारों महिलाएं हैं। जानता वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जिस महिला के माथे पर सिंदूर हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र हो, समझ लो उस महिला की रजिस्ट्री हो गई। और जिस महिला के माथे पर सिंदूर ना हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र ना हो, समझ लो ये प्लॉट खाली है। खाली का मतलब समझ रहे हो? यानी जो व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को प्रॉपर्टी समझ रहा है, खाली प्लॉट कह रहा है, हमारी महिलाएं उसकी बात को सुनकर ताली बजा रही हैं, हंस रही है। क्या सीख रही है वो? क्या महिला प्रॉपर्टी है? अरे बताइए, अगर महिला ना हो तो क्या प्रकृति बचेगी? इस प्रकृति की जननी है महिला, हमारी बहन है महिला, हमारी बेटी है महिला, हमारी पत्नी है महिला, हमारी जन्मदाता है महिला। महिला है तो हम हैं, महिला है तो घर में आपको बनी बनाई रोटी मिल जाती है, धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं। क्योंकि हमने महिलाओं को इसी लायक बना दिया, उसे प्रॉपर्टी बना दिया, उसको घर का सारा कामकाज करने की जिम्मेदारी महिला को दे दी। और उसके बाद कोई पूछता है आपकी पत्नी क्या करती है? कुछ नहीं करती, घर पे रहती है। अरे पूरा घर चला रही है और आप कह रहे हो कुछ नहीं करती? पूरा घर चला रही है महिला। इस महिला से पूरा घर चल रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपका गौरव बढ़ रहा है। आप तो सुबह घर से निकले, लेकिन बच्चा कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे संस्कारित होता है। बच्चे को संस्कार तो माँ देती है ना। तो माँ जब कथावाचकों की कथा सुनकर आएगी, अपने बच्चों को साथ लेकर जाएगी, तो बच्चा भी वही सीखेगा। फिर बच्चा अंधविश्वास और पाखंडवाद सीखेगा। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं चलेगा, वो उनके दृष्टिकोण से चलेगा। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अगर इस नुकसान से बचना चाहते हो तो जहां भी सामाजिक मीटिंग हो, जहां इतिहास पे चर्चा हो, जहां अपने बहुजन समाज के इतिहास के ऊपर बातचीत हो, जहां बहुजन समाज के हक अधिकार पे चर्चा हो, जहां संविधान पे चर्चा हो, वहां अपनी बहन बेटी माँ को साथ लेकर जाओ। चूंकि एक लड़की पढ़ती है तो अपने घर को भी पढ़ाती है और आगे जाने वाले घर को भी आगे बढ़ाती है। लेकिन जब एक पुरुष पढ़ता है तो केवल अपने घर को आगे लेके चलता है। और साथियों, सच को या तो जान लो, नहीं जानोगे तो याद रखना, सच्चाई ये है, आप अब से 100 साल पीछे जाओ, अब से केवल 100 साल पीछे जाओ और ईमानदारी से बता दो, SC, ST, OBC के अंदर कितने लोग ग्रेजुएट थे? कितने लोग ग्रेजुएट थे? आपको अपनी पता लग जाएगी कि हमारी औकात इस सामाजिक व्यवस्था में क्या थी। जब आपको पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया तो फिर आप ग्रेजुएट कहां से होते? जब आपको व्यापार करने का अधिकार न दिया, बंदिश लगा दी, तो आप व्यापारी कहां से बनते? जब आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया उस सामाजिक व्यवस्था में, तो फिर आप जमीनों के मालिक कैसे बनते? नहीं बनते ना। इसी से एक सवाल और पैदा होता है, भारत में गुलाम वंश का शासन रहा, उसका कभी विरोध ना हुआ। भारत में तुगलक वंश का शासन रहा, उसका कभी विरोध नहीं हुआ। भारत में खिलजी वंश का शासन रहा, उसका कभी विरोध नहीं हुआ। भारत में लोधी वंश का शासन था, उसका कभी विरोध नहीं हुआ। भारत में मुगल वंश का शासन था, उसका कभी विरोध नहीं हुआ। विरोध तो दूर की बात है, अपनी बेटियां बिहा दी, अपनी बेटियां बिहा दी, उसका कभी विरोध नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज आए तो केवल अंग्रेजों का विरोध क्यों हुआ? इस कारण को, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। उनका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जब गुलाम वंश था
उसने इस देश की सामाजिक व्यवस्था पे बिल्कुल भी टच नहीं किया। उसने इस देश के SC ST OBC तो आज की भाषा है, पिछली भाषा में कहूं तो इसका मूल निवासी, आदिवासी, अछूत, पिछड़ा, उसके अधिकार के बारे में कभी गुलाम वंश ने कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी तुगलक वंश ने कभी कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी खिलजी वंश ने कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी लोधी वंश ने कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी मुगल वंश के लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आज की भाषा वाले लोग जिनको अछूत और शूद्र कहते थे, उनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए। उनके व्यापार के और संपत्ति रखने के रास्ते खोल दिए। तो ये हमला किस चीज पर था? ये हमला उस सामाजिक व्यवस्था पर था। ये माइक बार बार डिस्टर्ब क्यों हो रहा है मेरे बारे में? खैर कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए जब तक चलेगा, वरना इसके बिना भी मेरी आवाज इतनी तेज है वहां तक पहुंचेगी। इन्हें समता पसंद नहीं है, इनको न्याय पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी सामाजिक व्यवस्था न्याय केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था व्यापार करने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था राज करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार केवल चंद जातियों को देती है। इसीलिए पहली बार जब उनकी उस व्यवस्था पर हमला हुआ तो वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस व्यवस्था को समझो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अकेले हैं जिन्होंने दोनों व्यवस्था हार किया। एक तरफ इस जातिवादी, वर्णवादी, अन्यायवादी, विषमतावादी, अधिकारवादी व्यवस्था पे भी हमला किया और साथ में अंग्रेजों को कहा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने देश का शासन खुद चलाना जानते हैं। दो आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी गई। एक आजादी की लड़ाई थी 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई। 200 साल की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई, जिसको लड़ने के लिए सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बड़े नेता थे, जिसमें गांधी जी थे, नेहरू जी थे, जिन्ना जी थे, कलाम साहब थे, सरदार पटेल थे और कितने ही सैकड़ों तो ऐसे लोग थे जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते थे। और उनके पीछे लाखों आंदोलनकारी थे। और इस आजादी की लड़ाई में औजार और हथियार का भी इस्तेमाल हुआ। इस आजादी की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, तब कहीं जाकर अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन इस आजादी की लड़ाई में कोई मुझे बता दे, इस पूरे अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में कहीं भी SC ST OBC के और महिलाओं के हक अधिकार की कोई चर्चा थी क्या? नहीं थी ना। देखो आगे लाइट दे दो भाई, अगर चल जाए तो। इस आजादी की लड़ाई में कहीं भी इस देश के आदिवासी, इस देश के शूद्र और अछूत, इनके हक अधिकार की और महिलाओं के हक अधिकार की कहीं चर्चा नहीं मिलेगी। तो एक तरफ वो लड़ाई जिसको लाखों लोगों ने और सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं ने लड़ा, जिसमें औजार हथियार का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। एक वो लड़ाई थी जो 200 साल की अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी। लेकिन दूसरी ओर एक लड़ाई लगभग 3000 साल की गुलामी से आजादी की लड़ाई अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने चंद साथियों के साथ लड़ी। और इस लड़ाई की खूबसूरती देखिए, अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चंद साथियों के साथ इस लड़ाई को लड़े। इस लड़ाई में कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस लड़ाई में किसी का खून नहीं बहाया गया। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को लड़ा भी और इस लड़ाई को जीता भी। और हजारों साल की हमारी गुलामी को तोड़कर, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाकर, हमारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन देकर और हमारी सत्ता के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन देकर हमारे आपके आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, हमारे लिए
इस लड़ते हुए उन्होंने अपने छोटे छोटे गोदी में 4 बच्चों को गंवा दिया। उनके 4 बच्चे केवल गोदी में ही छोटी उम्र में चले गए। चूंकि बीमारी और ऊपर से भरपेट खाना न मिला, बीमारी में इलाज न मिला, तो एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने छोटे छोटे 4 बच्चे गंवा दिए और दूसरी तरफ जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। और उसके बावजूद अपनी पत्नी और बच्चों को गंवाने के बावजूद अपना पूरा जीवन जलाकर पूरे जिंदगी भर हमारे और आपके लिए लड़कर जो कुछ मिला वो अकेले देकर चले गए। उसकी वजह से ये आईपीएस बैठे हैं जिनको आज हमने प्रेसिडेंट बनाया है, उनकी वजह से वो आईएएस बैठे हैं, उनकी वजह से प्रोफेसर बैठे हैं। और उन्हीं की वजह से, चूंकि अगर वो शिक्षण संस्थानों में हमारे लिए रिजर्वेशन ना करते, अगर हमारे लिए रिजर्वेशन ना करते तो हमारा लॉ में एडमिशन नहीं होता। पहली बात तो अगर वो पढ़ने का हमें अधिकार न दिलवाते तो हम पढ़ नहीं पाते। अगर वो रिजर्वेशन न दिलवाते तो एलएलबी में एडमिशन न होता, फिर हम वकील भी नहीं बन पाते। और अगर वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना दिला पाते तो मैं एमएलए नहीं बन पाता, और अगर मैं एमएलए नहीं बन पाता तो मैं मंत्री भी नहीं बन पाता। तो अगर आज हमारे देश, पूरे देश के अंदर हमारे 1000 से ज्यादा एससी एसटी के लोग अगर विधायक बने हुए हैं, 131 हमारे अगर सांसद बने हुए हैं, हजारों हमारे निगम पार्षद बने हुए हैं, लाखों हमारे ग्राम प्रधान बने हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, साइंटिस्ट बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, ये सब अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर चले गए कि हम एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं और अपने परिवार तक सीमित हो जाएं। उन्होंने इसलिए बनाया ताकि बनने के बाद हम पूरे इस बहुजन समाज की आवाज बने, हम संसद और विधानसभाओं में अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के हौज खास के अंदर जगन्नाथ का मंदिर, उसके अंदर अशोक, वो एक मिस्टर प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान उस मंदिर में गए और अंदर मंदिर की मूर्ति को छू रहे हैं। उसी के अंदर देश के रेल मंत्री अश्विनी जी भी गए, वो मूर्ति को छू रहे हैं। और उसी देश के अंदर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे समाज का गौरव, आदिवासी समाज की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक उसी मंदिर में गई और उसको बाहर रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। जब हमने इस मुद्दे को उठाया, ये शर्मनाक है, जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उस मंदिर के पुजारी कहते हैं, जिसको हम वर्ण करते हैं, मंदिर में केवल उसको जाने की इजाजत है, हमने राष्ट्रपति जी को वर्ण नहीं किया इसलिए हमने उसको जाने नहीं दिया। तो क्या ऐसी जगह जाने की जरूरत है? आप पूरे समाज का अपमान क्यों करवा रहे हो? ऐसे लोगों को जेल में डाल दो। मंदिर कहीं भी हो, किसी का भी हो, उसका निर्माण मजदूर के तौर पर हमारे समाज के लोगों ने किया है। और कोई भी उनका भगवान हो, पत्थर को तराश कर उसको मूर्ति बनाने का काम, मंदिर में स्थापित करने का काम, ये भी इस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग ही मूर्तियां बनाते हैं। जाकर देख लेना, जो अयोध्या के अंदर मंदिर बना, वैसे तो अयोध्या साकेत नगरी थी, बुद्ध की नगरी थी, वहाँ खुदाई में केवल बुद्ध के अवशेष निकले, लेकिन वहाँ जो मंदिर बन रहा है आप जाकर देख लेना, उन पत्थर को तराशने का, मूर्ति निर्माण का, उस मंदिर के निर्माण का कौन से कारीगर काम कर रहे हैं, उसकी जांच करोगे तो वो सारे कारीगर आपको आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे। तो जिसने इस भगवान का निर्माण किया पत्थर को तराश कर, उसको कहते हो कि मंदिर में मत जा, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, इसका तो निर्माण ही हमने किया है। कब जागोगे, कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी? जिसका निर्माण तुमने किया है तुम वहां जा नहीं सकते। अरे भाई, हम मेहनत कश लोग हैं, हम कमा के खाने वाले लोग हैं, हराम का नहीं खाते, चोरी नहीं करते, भीख नहीं मांगते, हम कमा के खाते हैं। तो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में जो बुद्धि और विवेक से लड़ेगा वो जीतेगा, वो दिमाग से लड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा इनकी वोट चाहिए, फिर से इनका पढ़ना लिखना, हम कानूनी तौर पे तो पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगा सकते, कानूनी तौर पे तो रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक बार करके देखा। उन्होंने 2018 में, आपको याद होगा, जब उन्होंने SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को पूरी तरह डाइल्यूट किया,
तो पूरे देश के अंदर एक जलजला पैदा हुआ। 2 अक्टूबर 2018 को SC ST पूरे देश के अंदर सड़कों पर आया और आपने सबको बता दिया कि ये सरकार हमारी वजह से है, हम इसको चलने नहीं देंगे। सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जरा मुझे बताइए, उसके अंदर गोलियां भी चलाई, हमारे युवाओं को मारा गया, हमारे युवाओं को जेल में डाल दिया, लाखों लोग आज केस भुगत रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके हक अधिकार की लड़ने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए कभी भी RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्या ये संगठन आपके SC ST OBC की लड़ाई को लड़ने के लिए आए क्या? जब आपके रिजर्वेशन के ऊपर हमला हुआ, आरक्षण पर हमला हुआ, तब भी मुझे बताइए, क्या RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया क्या? नहीं आया ना। जब जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, क्या आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन आए क्या? जब इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, क्या ये संगठन आपकी लड़ाई लड़ने आए क्या? जब हाथरस की बेटी का सामूहिक बलात्कार करके हत्या हुई, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए क्या ये संगठन आए क्या? पूरे देश के अंदर देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बहन बेटी के बलात्कार करके हत्या होती है, हमारे लोगों का शोषण होता है, युवाओं की हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संगठन हमारे हक के लिए लड़ने आते हैं क्या? अगर नहीं आते तो इस धर्म की रक्षा की लड़ाई को लड़ने के लिए RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग क्यों जाते हैं? इन संगठनों को आप क्यों चला रहे हो? इनका क्यों डरे हो? इनके अंदर शामिल क्यों होते हो? जो आपके हक के लिए लड़े ना, उनको छोड़ दो। जो आपके हक के अधिकार के लिए लड़े, उसके साथ आप खड़े हो जाओ। जो आपके हक अधिकार को छीनने वाले लोग हैं, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई में आपके साथ शामिल नहीं होते, ऐसे संगठनों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको जन्म से नीच और ऊंच बनाते हो, ऐसे लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो, आप 90% हो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। हम चाहते देश में रहने वाले चाहे कोई किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक होना चाहिए। सबको देश की सत्ता में, संसाधनों में बराबर हक होना चाहिए। मैं तो कांसीराम साहब वाली वो बात कहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो ये कहते हैं होनी चाहिए, वो दोनों हाथ खड़े कर लें एक बार। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम।